इस देश में किसी भी कोने में चुनाव हो, वहां से उखाड़ के फेंकना ही है। मैं हराने की बात नहीं कर रहा, उखाड़ के फेंकना है पूरी तरह से। जब तक इस देश से बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। जब हमारे किसान नेता बीजेपी को हराने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए चुनाव में कूद ही चुके हैं, तो फिर ईवीएम से दूर क्यों रहा जाता है? किसान आंदोलन के साथ साथ इन कानूनों को वापस लेने के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। किसान से खरीदे जाने वाला लहसुन खरीदा जाता है अधिक से अधिक 36 रुपए किलो, और वो भी थोड़ी सी मात्रा में, बाकी तो 9-10 रुपए किलो खरीदा जाता है। लेकिन वो लहसुन 400 रुपए किलो तक बिकता है। बताएं आपकी जेब से डीजल से कितने पैसे निकाले सरकार ने? 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनके उत्पादनों का पूरा बहिष्कार हो। हमें इस बात को भूलना नहीं है। लगातार अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार हैं, उन सबको, जानने वालों को कहते रहना है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के उत्पादनों का बहिष्कार करें। मंच पर बैठे हुए कीर्ति किसान यूनियन के वरिष्ठ साथी और अन्य सभी सम्मानित साथीगण, और मंच के सामने बैठे हुए मेरी माताएं, बहनें, मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी, आप सभी को मेरा जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। साथियों, यहां से अभी साथियों ने कुछ बातें कही। मैं अपनी बात कहने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब भाईचारे की बात होती है तो केवल 4 ही नाम लिए जाते हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो भाई, आप बौद्धों को क्यों छोड़ देते हो? इस देश में तो बौद्ध भी रहते हैं। आप जैनियों को क्यों छोड़ देते हो? इस देश में तो जैनी भी रहते हैं, और पारसी भी इस देश में रहते हैं। उन्हें क्यों छोड़ देते हो? नारा कुछ ऐसा बनाओ ताकि सारे के सारे उस नारे में शामिल हो जाएं, कोई छूटे नहीं। एक बात। दूसरी बात, अभी गाना भी चल रहा था, उसमें आई 36 कौमें। 36 कौमें थोड़ी हैं इस देश में। इस देश में 6,743 कौमें हैं। 6,743। ये 36 कौमें ही करोगे तो बाकी तो रह जाएंगे, 6,700 तो रह ही जाएंगे, उससे ज्यादा रह जाएंगे। कुछ ऐसा बनाओ, कुछ नारा ऐसा बनाओ, सब लोग जुड़ जाएं। चलिए, मैं आपसे जो आज बात कहना चाहता हूं, इस बात पर मैं आप सबसे चाहूंगा, और जो हमारे किसान नेता हैं, जो संयुक्त किसान संघर्ष समिति के नेता हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव चल रहा है। हमारे किसान नेता वहां पर गए हैं। बहुत अच्छी बात, एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने करी है, क्योंकि मोदी सरकार को और भाजपा सरकार को इस देश में किसी भी कोने में चुनाव हो, वहां से उखाड़ के फेंकना ही है। मैं हराने की बात नहीं कर रहा, उखाड़ के फेंकना है पूरी तरह से। तो बहुत अच्छी बात है, आप वहां गए हैं। लेकिन एक बात और आपको समझने की जरूरत है कि क्या आप इस देश में जो वर्तमान चुनावों की व्यवस्था चल रही है, इसी से बीजेपी को उखाड़ के फेंक पाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं फेंक पाएंगे आप। इसको समझने की जरूरत है, और समझने की इसलिए जरूरत है कि जब तक इस देश से बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, इस देश की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। ये समस्याएं किसी ना किसी रूप में, कभी इस तरह से, कभी उस तरह से, कभी इस कानून से, कभी उस कानून से हमारे सामने आती ही रहेंगी। ये इस तरह के लोग हैं, इसलिए इन्हें सत्ता से पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना है।
मैं पहले दिन से ये बात कहता हूं, अब ये बात किसान नेता और आप लोग भी ये कहने लगे हैं, लेकिन इसे उखाड़ के फेंकना है तो एक चीज को और उखाड़ के फेंकना है, और वो है ईवीएम, जिसे मजाक में लोग कहते हैं एवरी वोट फॉर मोदी, यही कहते हैं ना ईवीएम। जब तक इसको उखाड़ के नहीं फेंकोगे तब तक मोदी सरकार को उखाड़ के नहीं फेंका जा सकता, या यूं कहो कि बीजेपी सरकार को उखाड़कर नहीं फेंका जा सकता। इसलिए ईवीएम को उखाड़ के फेंकने का आंदोलन भी शामिल होना चाहिए। पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, और आज इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे किसान नेता बीजेपी को हराने के लिए, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए चुनाव में कूद ही चुके हैं, तो फिर ईवीएम से दूर क्यों रहा जाता है? फिर ईवीएम को भी शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसको शामिल करना चाहिए। दूसरी बात साथियों, ईवीएम को इसलिए भी करना चाहिए, मैं आपसे केवल सरकार की बात नहीं, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बहुत अजब सी बात है कि एक मशीन जिसको हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट भी यह कहती है कि इस मशीन से साफ सुथरा, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं होता। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट पास किया, सुब्रमण्यम स्वामी बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें 27वें पैरे में यह बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। तो होना तो यही चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को उसी दिन ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए था, क्योंकि जब आप मान रहे हैं कि जिस मशीन से चुनाव हो रहा है वो मशीन ठीक नहीं है, उससे साफ सुथरा इलेक्शन नहीं हो सकता, फिर आप उसकी अनुमति क्यों दे रहे हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया। इन्हीं सारी चीजों से पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए और सरकार के हिसाब से काम करती है, सरकार के साथ मिलकर काम करती है। तो एक गलत मशीन, जो गड़बड़ी वाली मशीन थी, उसके साथ में दूसरी मशीन जोड़ दी। इसका मतलब यह है कि जो आज चुनाव हो रहा है उसमें जो 2 मशीन इस्तेमाल हो रही हैं, ईवीएम और वीवीपैट, उनमें एक मशीन गलत है, यानी ईवीएम गलत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट मानती है। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन आपका गलत हो रहा है, सही नहीं हो रहा। लेकिन अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर सुनने को भी तैयार नहीं है। इसलिए किसान आंदोलन के साथ साथ इन कानूनों को वापस लेने के साथ साथ ईवीएम के खिलाफ भी आंदोलन हमको चलाना पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आगे बेशक इस आंदोलन के साथ में ना जुड़े, क्योंकि जो हमारे नेता करेंगे फैसला उनका फाइनल होगा, ये मेरा विचार है। लेकिन जो हमारे नेता करेंगे उनका जो फैसला होगा, हम उस फैसले पर पूरी तरह से अमल करेंगे। उस फैसले से इधर उधर हमारी किसी बात का कोई मतलब नहीं है। हम उनके फैसले को सम्मान देते हुए उसी पर अडिग रहेंगे। लेकिन ये मेरा सुझाव है। पर एक बात मैं आपसे कहता हूं, ये किसान आंदोलन से आगे की बात है। अगले साल 2, 3, 4 जगह पे चुनाव हो रहे हैं। पंजाब में 2022 में, फरवरी मार्च में, और उत्तर प्रदेश में। अगर इस ईवीएम को सरकार खत्म नहीं करती है तो मैं आपसे इतना तो निवेदन कर ही सकता हूं, कम से कम जो ताकत आप यहां दिखा रहे हैं वही ताकत आने वाले पंजाब के चुनाव में दिखाएं, और किसी भी हालत में पंजाब में चुनाव ना होने दें ईवीएम से। हम कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में भी ना हो, लेकिन कम से कम आपसे उम्मीद है आप ये कर सकते हैं कि पंजाब में ईवीएम से चुनाव विधानसभा का न होने दें। वहां रुक गया तो पूरे देश में रुकने की उम्मीद होगी। अब दूसरी बात मैं जो आपके बीच में रखना चाहता हूं, साथियों, ये जो कानून है निश्चित रूप से बहुत ही खतरनाक कानून है। वैसे तो कोई भी वो कानून जिसमें अदालत का हस्तक्षेप रोका जाता है, यानी अदालत को उस कानून के तहत कोई मामला सुनने की अगर किसी बात पर रोक लगाई जाती है, अपने आप में ही वो कानून गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसी बात पर खत्म कर देना चाहिए था, किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। अगर सरकार सही है और सरकार कहती है कि ये कानून सही है,
तो अदालत में अगर कोई इस मसले को लेकर चला जाए, यानी इस कानून के तहत अगर कोई विवाद होता है व्यापारी में और किसान में, वो अदालत जाए, इससे सरकार को दिक्कत क्या हो सकती है? सरकार को डर किस बात का है? अगर आपके कानून अच्छे हैं तो किसी को भी अदालत जाने दीजिए, लेकिन आप लोगों को अदालत जाने से रोक रहे हैं, इसका मतलब यह कानून सही नहीं है, सरकार की नीयत सही नहीं है। और दूसरा, इसी कानून के तहत जो एग्रीमेंट वाला कानून है, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, उसकी धारा 18 में जो लिखा गया है कि अगर कोई भी अधिकारी राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का या एसडीएम, एडीएम या डीएम इस कानून के तहत कोई भी फैसला देता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं होगा, कोई भी क्रिमिनल केस फाइल नहीं होगा, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। मतलब उसने जो कर दिया वो ठीक, हमारी गर्दन काट के चला जा रहा है और हमें यह अधिकार भी नहीं दिया जा रहा कि हम उसके खिलाफ बोल भी सकें, और सरकार उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है दाल में कुछ काला है, और यहां तो दाल में काला नहीं है, यहां तो पूरी दाल ही काली है। इसलिए यह कानून पूरी तरह से गलत, गैर कानूनी और गैर संवैधानिक है। लेकिन साथियों, इस कानून का जो असर है वो असर केवल किसान पे नहीं पड़ेगा, किसान तो तबाह होगा। किसान तो इस कानून के लागू होने के बाद पहले अपनी ही जमीन पर मजदूर बनेगा और फिर उसके बाद गुलाम बनेगा। और जिस दिन किसान अपनी जमीन पर मजदूर बन गया तो जो करोड़ों की संख्या में मजदूर हैं वो कहां जाएंगे? इसका मतलब मजदूर खत्म होंगे, और जब मजदूर खत्म होंगे तो कितनी बड़ी संख्या मजदूरों की है, गरीबों की है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि सरकार ने 2013 में इस देश के गरीबों के लिए कानून बनाया कि उन्हें भरपेट रोटी मिल सके, उन्हें खाना मिल सके, जिसको हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं। और उसमें कहती है सरकार, इस देश में 82 करोड़ लोग गरीब हैं। यह कहती है सरकार, जिनको 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की बात करती है। जो मैं अब बात कहने जा रहा हूं आपसे वो ये है कि न केवल किसान इससे खत्म होगा, मजदूर भी खत्म होगा। और अगर आपको ध्यान हो, इस सरकार ने जब कोरोना लगाया और लॉकडाउन किया पूरे देश में, सबसे पहले मजदूरों की गर्दन को काटा। आपको ध्यान है, भूले नहीं होंगे, हजारों किलोमीटर दूर कैसे यहां के मजदूर जो बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के थे, जो उड़ीसा के थे, झारखंड के थे, छत्तीसगढ़ के थे, किस तरह से पैदल चलते हुए अपने घरों तक पहुंचे। रास्ते में कई लोग मर गए, घर तक भी नहीं पहुंच पाए। तो मजदूरों को न केवल पूरी तरह से उन्हें तबाह किया, बल्कि साथ में उनको तबाह करने के लिए कानून भी लेकर आई। यानी जो कानून मजदूरों की सुरक्षा के लिए थे, जो मजदूरों के हक के थे, वो सारे कानून केंद्र सरकार ने और धीरे धीरे फिर अलग अलग राज्य सरकारों ने, उत्तर प्रदेश ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने, ये धीरे धीरे राज्य सरकारों ने भी खत्म किए। किसान और मजदूर दोनों मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, दोनों भाई हैं। यहां से आंदोलन भी माताजी ने लगाया कि किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। हमारे जो बैनर लगे हैं उन पर भी लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लेकिन इसमें एक छोटी सी और सुधार होने की जरूरत है। मेरे साथ में किसान यूनियन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो भी बैठे हैं, आप सब भी बैठे हैं, और मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, मैं हाथ जोड़कर किसान संघर्ष समिति के जो नेता हैं उनसे ये निवेदन करूंगा, जब किसान और मजदूर एक हैं तो किसानों के खिलाफ लाए गए कानून अगर हम वापस करने की बात कर रहे हैं तो मजदूरों के खिलाफ लाए गए कानून, मजदूरों को तबाह करने वाले कानून, उनको भी इसमें क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? उनको भी एक लाइन जोड़नी है कि सरकार मजदूरों को तबाह करने के लिए जो उसने श्रम कानूनों में बदलाव किया है उसको खत्म करे और मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून पूरी तरह से बहाल करे। यह बात भी इसमें जोड़ी जानी चाहिए। और आखिरी बात आपसे कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा।
कि हम एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी होनी चाहिए और एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि अगर ये तीनों कानून लागू रहते हैं और एमएसपी भी कानून बन जाए, किसी भी एक किसान को एमएसपी मिलेगी नहीं। और इसका बहुत सीधा सा कारण है, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए धारा 3 के अंतर्गत व्यापारी का और किसान का समझौता होगा, एग्रीमेंट होगा, उसमें व्यापारी किसान की फसल को किस कीमत पर खरीदेगा यह भी लिखा जाएगा उसमें। यानी फसल बोने से पहले वो किस रेट में खरीदी जाएगी, यह जब लिख दिया जाएगा तो एमएसपी का मतलब क्या रहेगा? एमएसपी किसको मिलेगी? किसी को एमएसपी मिलने वाली नहीं है। इसलिए एमएसपी को कानून बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन यह कानून भी वापस होने बहुत जरूरी है। क्योंकि कल अगर कोई जाएगा और यह कहेगा सरकार से मुझे तो एमएसपी नहीं मिली, सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी भाई मेरे, जब तूने एग्रीमेंट किया था यह बात तो तभी उठा था, एग्रीमेंट तो तूने कर लिया और तूने अपने आप ही व्यापारी के साथ में रेट तय कर लिए, हम क्या करें? सरकार बड़े आराम से बच जाएगी। और सरकार ने एमएसपी को खत्म करने का यह तरीका अपनाया है कि इसी तरीके से एमएसपी खत्म होगी। क्योंकि 2017 में नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था, उसके एक एडवाइजर हैं मिस्टर सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा था कि सरकार को एमएसपी से और किसान को दी जाने वाली सब्सिडी से बाहर निकलना चाहिए। ये उसी के तहत एमएसपी खत्म की गई है इन कानूनों के माध्यम से। अब आखिरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, हम एमएसपी की बात करते हैं, हम एमआरपी की बात नहीं करते। एमआरपी समझते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अगर किसान से कोई चीज खरीदी जा रही है तो जिस रेट पर खरीदी जा रही है वो यूज करने वाले यानी आखिरी उपभोक्ता को, माना आप हैं, आप उस चीज को खरीद कर इस्तेमाल करते हैं तो आपको किस रेट में मिलनी चाहिए यह भी तय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि किसान से खरीदे जाने वाला आलू 5 रुपए किलो और बिकता है 50 रुपए किलो, किसान से खरीदी जाने वाली प्याज खरीदी जाती है 4 रुपए किलो या 6 रुपए किलो और वो बिकती है 100 रुपए किलो तक। किसान से खरीदे जाने वाला लहसुन खरीदा जाता है अधिक से अधिक 36 रुपए किलो और वो भी थोड़ी सी मात्रा में, बाकी तो 9-10 रुपए किलो खरीदा जाता है, लेकिन वो लहसुन 400 रुपए किलो तक बिकता है। तो इसका फायदा किसको हो रहा है? इसका फायदा केवल उस व्यक्ति को हो रहा है जिसकी जेब में पैसे हैं, यानी व्यापारी को। जो व्यक्ति, जो किसान फसल का उत्पादन करता है, उसे उसकी लागत की कीमत भी नहीं मिल पाती, लागत भी नहीं मिल रही उसे, उसका फायदा तो दूर की बात है, लागत भी नहीं मिल रही। और वो व्यक्ति जो आखिर में उस चीज को, उस उत्पादन को इस्तेमाल करता है, उसकी जेब लूटी जा रही है, उसकी जेब काटी जा रही है, उसकी जेब पर डाका डाला जा रहा, फायदा उसको भी नहीं मिल रहा। यानी उगाने वाले को और इस्तेमाल करने वाले को किसी को कुछ नहीं मिल रहा। जो बीच में है, जो बीच में पैसे के दम पर इस सारे का व्यापार करता है, वो बैठे बैठे बिना कुछ किए पैसे के दम पे कितना मुनाफा कमा रहा है। यानी 37 रुपए की चीज, 36 रुपए की चीज 300 और 400 रुपए किलो। इसलिए एमआरपी भी निश्चित होना चाहिए। अगर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को कोई चीज मिलती है 100 रुपए में और किसान से मिली जाती है वो चीज 10 रुपए में, तो या तो किसान से 50 रुपए में ली जाए ताकि उसे भी नफा हो सके, या जो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है उस व्यक्ति को 10 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए में दी जाए। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो बीच के लोग हैं, बिना किए अगर वो इतना मोटा मुनाफा कमा रहे हैं, इस बात की इजाजत उन्हें क्यों दी जानी चाहिए? इस बात को भी हमें सोचना चाहिए और इस बात को भी अपने इन आंदोलन में, अपने इन मांग पत्रों में शामिल होना चाहिए। मेरा ऐसा सुझाव है ताकि यह आंदोलन बड़ा बन सके। और आखिर में आपके माध्यम से सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, मैं बार बार कहता हूं साथियों, घरों में बैठे बहुत से लोग हैं जो आंदोलन में आ नहीं रहे, यानी उनके गर्दन पर इतनी तलवार चलाई जा रही है कि तेल, पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा मिल रहा है और डीजल दुगना हो गया और सरकार ने सिर्फ इसी से 31.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए कमा लिए। आपको सुनकर हैरानी होगी, जानकर आपको ताज्जुब होगा। आपको यानी किसान को ये जो सरकार
6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में देती है। अब तक जितनी बार दिए गए, सरकार के आंकड़ों के हिसाब से 7 बार ये जो रुपए दिए गए हैं, 2-2 हजार रुपए, एक साल में 6,000 देते हैं, 4 महीने में 2,000, तो ये जो 2-2 हजार रुपए 7 बार दिए गए हैं, ये रुपए मिला के जितने होते हैं सरकारी आंकड़े के हिसाब से वो 1,10,000 करोड़ के लगभग है। सरकारी आंकड़े, वो सही है या गलत मैं इस पे नहीं जा रहा हूं, पर मैं मान लेता हूं कि वो सही है। मात्र 1,10,000 करोड़ रुपए सरकार ने किसानों को दिए, पर किसानों से केवल डीजल पर, डीजल की बात कर रहा हूं मैं, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, केवल डीजल पर जो किसान इस्तेमाल करता है देश में डीजल, यानी जितना डीजल इस्तेमाल होता है उसका 28% किसान इस्तेमाल करता है, उस डीजल पर जितना पैसा कमाया है उतना भी नहीं दिया। पता है आपकी जेब से डीजल से कितने पैसे निकाले सरकार ने? 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा। यानी जो डीजल से हमसे पैसा लूट लिया उतना भी पैसा हमें नहीं दिया सरकार ने। यह है सरकार का ढंग और तरीका। लेकिन लोग घरों में बैठे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, फिर भी आने को तैयार नहीं है। मेरा उन लोगों से निवेदन है आपके माध्यम से, जरा सोचो, जरा शर्म करो। तुम लोग घरों में बैठे हो और यह सरकार तुम्हारी चुप्पी की वजह से देश के हर व्यक्ति की गर्दन काटी जाती है, काटी चली जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आती कि इस आंदोलन में या सड़क पर आकर लोगों का साथ दो और आंदोलन करो? तो मेरा उन लोगों से निवेदन है, इस आंदोलन का साथ दें। और जैसे कहा, अंबानी, अडानी और लाला रामदेव, इनके उत्पादनों का पूरा बहिष्कार हो। हमें इस बात को भूलना नहीं है। लगातार अपने दोस्तों को, अपने जो रिश्तेदार हैं उन सबको, जानने वालों को कहते रहना है कि अंबानी, अडानी और लाला रामदेव के उत्पादनों का बहिष्कार करें, लगातार बहिष्कार। जैसे जैसे उनकी दुकानों पर ताला लगेगा वैसे वैसे सरकार हमारी बात को मानने के लिए मजबूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।